स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा भी हैं। सर, ये हम लगातार टेक्नोसेवी होने का दम भरेंगे और लगातार हम इस तरह के हादसे देखेंगे। 350 लोग मारे गए थे एक विमान हादसे में, फिर 213 लोग मरे, फिर 158 लोग मरे, फिर 55 लोग मरे, और अभी 242 लोगों में से एक व्यक्ति हमें जीवित दिख रहा है। बाकी सबके काल के जंगाल में समा जाने की आशंका ज्यादा है। हाउ टू स्टॉप दैट सर? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसमें कड़वे शब्दों में बोलूं तो इसे रोकने का ऐसा कोई तरीका नहीं होता, तभी हम उसे एक्सीडेंट कहते हैं। जब हम एक्सीडेंट इंसिडेंट्स की बात करते हैं, ये एविएशन का एक पार्ट है और दुनिया भर में एक्सीडेंट इंसिडेंट्स होते रहते हैं। इसलिए फ्लाइट सेफ्टी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारी इसी पे बेस्ड होती हैं। हाँ, नहीं, इन्वेस्टिगेशन की सर कोई रिपोर्ट सामने आती नहीं है। बहुत खबरें पड़ी हमने कि ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तब जाकर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ब्लैक बॉक्स मिल जाता है लेकिन कभी रिवील नहीं होती वो रिपोर्ट्स। नहीं, इसकी सारी रिपोर्ट्स होती हैं। इसकी सारी रिपोर्ट्स आपको बहुत क्लियरली, इसकी सारी रिपोर्ट्स, ये देखिए, ये तब होता है जब कोई मिलिट्री एविएशन एक्सीडेंट होता है और उसमें कुछ सीक्रेसी चाहिए होती है, तब हम चीजों को हाइड करते हैं। बीइंग इन एयरफोर्स में आपको बता रहा हूं, अदरवाइज सिविल एविएशन में अगर कोई भी छोटे से इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, उसकी पूरी रिपोर्ट्स सब पायलट्स के पास होती है, उससे सीखा जाता है ताकि ये चीजें आगे ना हो। नहीं, ऐसा भी तो होता है सर, ऐसा भी तो होता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चरर होती हैं, और अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को मान लिया जाएगा तो बड़ी बड़ी कंपनीज का एग्जिस्टेंस भी तो खतरे में आएगा। और फिर एक बड़ी लॉबी भी काम करती है कि एक्चुअल कॉज को सामने ना आने दिया जाए, पायलट के ऊपर जिम्मेदारी डाल के अलग हो जाता है मामला। मैम देखिए, ये थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाली बात हो रही है। दिस इज नॉट एक्चुअल फैक्ट। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जब हम बात करें ना आज के एयरक्राफ्ट की, आप समझिए ये कोई ओल्ड एयरक्राफ्ट नहीं है, विंटेज नहीं है। दिस इज अ 787 ड्रीम लाइनर। वर्ल्ड में इस टाइम जब हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो एयरबस A380 और ड्रीम लाइनर टॉप एयरक्राफ्ट में आते हैं। इनमें इतने फेल सेफ सिस्टम्स हैं, इसमें इतनी सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, इतने चेक्स एंड प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि इतना महंगा एयरक्राफ्ट कोई भी एयरलाइंस ऐसे नहीं खरीदती है। सालों की इसके ऊपर टेस्टिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, और कैप्टन सबरवाल जैसे पायलट जो हैं वही इसको फ्लाई कर सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल रूट्स पे जब फ्लाई कर रहे हैं। कोई भी नॉर्मल पायलट इसके ऊपर ऐसे क्वालिफाई भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट कैप्टन सबरवाल वाज अ ट्रेनर ऑन टाइप, यानी वो बाकी जो पायलट्स थे वो उनको ट्रेन करते थे इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए। राइट। अब मैं सुबह से जो कड़ियां जोड़ रहा हूं, तो आप ये चीज समझिए, जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, यानी V1 अचीव करा, स्पीड जो होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एयरक्राफ्ट ने रोटेट करा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद रोटेशन के बाद, टेक ऑफ के बाद इमीडिएटली मेडे कॉल आई है, और उसके बाद सिर्फ 400 फीट अगर हम देखें, क्योंकि 600 फीट बोल रहे हैं, 200 तो ऑल्टीट्यूड ही है जो एयरफील्ड का है, तो 400 फीट पे ही उनको इमरजेंसी आई है। अब देखिए, बर्ड हिट होती, कुछ ना कुछ विजुअल, कोई स्मोक, कोई एक अगर इंजन फ्लेम आउट होता, फायर होती, कुछ होता, एयरक्राफ्ट की जो मूवमेंट है वो हल्की सी आपको दिखती, नोज बिल्कुल स्ट्रेट स्टेडी एयरक्राफ्ट है, इट इज गोइंग डाउन। इन सिंपल टर्म्स, जो ओनली थिंग जो हम सारे एज इन विद एक्सपीरियंस स्पेक्यूलेट कर सकते हैं वो यही है कि देयर हैज बीन अ टोटल इधर एन इलेक्ट्रिकल फेलियर, जैसे लिटरली फ्लेम आउट हुआ है अंदर इलेक्ट्रिक का, जिससे टोटल कंट्रोल्स ही चले गए हैं, और एयरक्राफ्ट इज जस्ट गोइंग स्टेडीली डाउन, बिल्कुल स्टेडी, नोज अप करके डाउन जा रहा है। इट इज नॉट सिंकिंग, वो ऐसे ड्रॉप नहीं हुआ, इट इज नॉट गोइंग हियर एंड देयर। तो जो पायलट है उसने पूरी कोशिश करी है उसको जितना स्टेडी हो सके कंट्रोल करने की। मतलब ये किसी तो को ये डॉक्टर स्क्वाड्रन लीडर अक्षय, किसी को मौका नहीं मिला संभलने का, सोचने का, कोई एक्स्ट्रा स्टेप लिए जाने का? पायलट को मौका नहीं मिला, को पायलट को मौका नहीं मिला, ATC को मौका नहीं मिला? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मौका बिल्कुल होता है। और ये जो मैं आपको एक और चीज बता दूं, मेरी जो मैक्सिमम फ्लाइंग है ट्रांसपोर्ट में वो बड़ौदा और अहमदाबाद के रनवे से हुई है। और ये जो पर्टिकुलर ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है, इसमें मैंने खुद लंदन में ट्रैवल करा है एयर इंडिया से। इट्स अ ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। यहां पर इसमें हम मौके की बात नहीं करते, कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां पर आपके हाथ में कुछ नहीं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से आई एम फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट और मेरे पास कंट्रोल्स ही मेरे हाथ से चले गए हैं, मतलब मैं कंट्रोल कर रहा हूं लेकिन एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मैं थ्रस्ट ओपन कर रहा हूं, एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये वो केस हुआ है जहां तक मैं आपको बता रहा हूं स्पेक्यूलेशंस है। ऑब्वियसली जो टेल है वो इंटैक्ट है, ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा, कुछ हफ्ते में DGCA रिपोर्ट दे देगा। लेकिन हम जो भी बाकी चीजें लेके चल रहे हैं, बर्ड हिट हुआ, एयरक्राफ्ट इंजन फायर हुआ या और कोई चीज हुई, वो ऐसा तो नजर नहीं आ रही है। इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड डिसेंट इनटू ग्राउंड व्हिच हैज हैपेंड। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि किसी भी कोई भी फंक्शन एयर प्लेन का कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऐसा किस स्थिति में होता है कि कंट्रोल पैनल पूरा ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे? इसे हम कहते हैं पायलट की कैपेसिटी से सारा कंट्रोल पैनल बाहर हो जाए।
इसे हम टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर कहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 787 में बैकअप सिस्टम्स बहुत होते हैं, तो ये चीज इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगी कि 3-3 बैकअप सिस्टम्स के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि एक पायलट जो इतना एक्सपीरियंस है वो उस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ नहीं करा पाया। इट्स अ वेरी वेरी रेयर, जैसे भी हम बात कर रहे थे 1 in a million केस ऐसा कभी होता है। तो ये सारी स्पेकुलेशन है, लेकिन जहां तक मैं सारी ऑब्जर्वेशन देख रहा हूं सुबह से, अभी तक ऐसी कोई भी चीज दिख नहीं रही है जिससे हम ये एग्जैक्ट बोल सके कि यार ये तो दिख रहा है, देखो यहां पर ये हिट हुआ है, यहां पर कोई फायर हुआ है, कोई स्मोक हुआ है। इट्स और मेडे कॉल हुई है इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ। इसका मतलब है द पायलट हैज लिटरली लॉस्ट कंट्रोल। उसके बाद इतना समय भी नहीं था। मैं मेरी जितनी थोड़ी बहुत समझ है सर, यही समझ में आया कि मेडे कॉल होती ही तब है जब पायलट का एंटायर जो है कमांड ओवर द प्लेन वो लॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, पायलट की कमांड एब्सोल्युटली खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेडे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटी जो कॉल होती है इट्स बेसिक इमरजेंसी कोई आती है तो प्रायोरिटी लैंडिंग की कॉल दी जाती है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होती है उसे हम पैन कॉल कहते हैं, पैन। वो होता है कि एक सीरियस इमरजेंसी है, लेकिन एयरक्राफ्ट जो पायलट है ही इज एबल टू हैंडल इट, एंड अगर आप उसे प्रायोरिटी दें, बाकी चीजें वो करेगा, विद हेल्प ही विल बी एबल टू लैंड द एयरक्राफ्ट। मेडे इज अ वेरी सीरियस थिंग। अब मेडे का मतलब ये नहीं है कि पायलट के हाथ से कंट्रोल चला गया। इट इज बेसिकली द मोस्ट सीरियस इमरजेंसी जिसमें मिसहैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है पायलट के हाथ से कंट्रोल चला जाता है। ये चीज और भी बहुत सारी सिचुएशंस को देखते हुए, किस हाइट पे इमरजेंसी आ रही है, क्या इमरजेंसी है, किस लेवल की है, ये सारी चीजें के बाद ही मेडे कॉल पायलट ट्रेंड होते हैं कि किस चीज के बारे में मेडे कॉल देनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अक्षय ये है कि अभी की परिस्थिति में कोई कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। आप जैसे एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं जो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। अरविंद जी, अभी ये ब्लैक बॉक्स मिलना ये भी अपने आप में एक टास्क ही होगा, क्योंकि अभी तो धुएं के गुबार और बड़ा जला हुआ मलबा, रेस्क्यू ऑपरेशन, डेड बॉडी से जिंदा लोगों को निकालना, उन्हें कम से कम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से निकालना, ये प्रायोरिटी होगी। लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ये कितने दिनों का दरअसल ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसके बाद ये समझ में आएगा, डीजीसीए जिसके बाद ये क्लियर कर देगा कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। देखिए, ये मैंगलोर, कैलिकट या कोई सी के ऊपर फ्लाइट नहीं थी। ये प्लेन ग्राउंड के ऊपर में जहाज क्रैश हुआ है, तो इसका सीवीआर और ब्लैक बॉक्स मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही ये धुआं और जो आग पे कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में कुछ ही घंटों में सीवीआर और डीएफडीआर मिल जाएगा। इनकी डिकोडिंग के लिए इनकी डिकोडिंग के लिए जहां तक मैं 2018 तक एयर इंडिया में था और जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रैश में मैं था, तो वहां पे हम इसके डीएफडीआर और सीवीआर को हमें यूएसए ले जाना पड़ा था। वहां जाकर के इसको डिकोड करके लाया गया था। तो यहाँ पर अगर ये मिल जाता है, और अभी आज डीजीसीए में इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं कि वो यहाँ पे इसको डिकोड कर सकते हैं, तो ये 7 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और सर, क्या अमूमन, क्योंकि मैंने पब्लिक डोमेन में कोई रिपोर्ट नहीं देखी अब से पहले जितने भी प्लेन क्रैश हुए, 350 लोग, मैंगलोर के जिस प्लेन हादसे की आप बात कर रहे हैं उसमें भी लोग मारे गए थे, तकरीबन 150 लोग। पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट्स आती हैं, लोगों को पता चलता है कि आखिर हुआ क्या था। मैं आपको अभी बोलूंगा, आप डीजीसीए की साइट पे जाइए। हाँ जी। और आपको ये सारी रिपोर्ट्स वहां मिलेंगी, जितने क्रैश हैं जो हुए हैं उनकी रिपोर्ट आपको वहां मिलेगी। इवन जो छोटे से छोटे इंसिडेंट होते हैं वो भी रिपोर्ट वहां पे आपको मिलेगी। और तो मैं इस बात से एग्री कर रहे थे जिस फैक्ट से जो मैं आपसे पूछ रही थी कि जनरली ये होता है कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, शेयर्स डाउन हो जाते हैं, बिजनेस पर असर पड़ता है, प्रॉफिट लॉस होता है, और ऐसे में एक बड़ी लॉबी काम करती है।